है फैसले का दिन। सबसे तेज नतीजे सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं। 5 प्रत्याशी बीजेपी के जीत चुके हैं, यानी कुल मिलाकर आपको बता दें 28 में से 5 बीजेपी की 5 सीटों पर बीजेपी की जीत हासिल हुई है। सांची पर, बमोरी पर, बदनावर सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। सुवासरा पर भी जीत हासिल की है। मानधाता पे बीजेपी ने जीत हासिल की है और 14 सीटों पर बीजेपी के कई प्रत्याशी अभी भी आगे चल रहे हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए। रवि सक्सेना कांग्रेस से, और सतीश एलिया साहब जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़े हुए हैं। गोविंद मालू जो बीजेपी के मुखर प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सतीश एलिया साहब, आपके पास आना चाहूंगा। ये जो चुनाव है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, विधानसभा चुनाव जैसा ही चुनाव है, क्योंकि ये जीत हार तय कर रहा है, सरकार बनाने का मादा रखता है ये चुनाव। अब हम अगर बात करें जीत हार तो देखते हैं कि बीजेपी इसमें पूरी तरीके से जीत रही है, लेकिन अगर मैं सिंधिया के बारे में बात करूं, सिंधिया का जो दबदबा है क्या वो आगे भी कायम रहेगा? क्या उनका बीजेपी में राजनीतिक भविष्य होगा? इसे आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, 2018 के जैसा आपने विधानसभा चुनाव की बात कही, तो ये 2018 का जो विधानसभा चुनाव था जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से किसी ने बहुमत हासिल नहीं किया था, कांग्रेस ने ज़्यादा सीटें हासिल की थी जी। वो बीजेपी से जो ज़्यादा सीटें हासिल की थी उसमें सिंधिया भी समाहित थे। सिंधिया थे, कमलनाथ थे, दिग्विजय सिंह थे, और एक समन्वय के साथ कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। सिंधिया बाहर हो गए, इसलिए ये उपचुनाव हुआ जो कि विधानसभा चुनाव जैसे हुआ, तो सिंधिया की साख पूरी तरह से दांव पर थी और ये पूरा चुनाव सिंधिया बनाम कांग्रेस हो गया था। भले वो बीजेपी के टिकट पर वो लोग चुनाव लड़ रहे थे जो सिंधिया के समर्थक कांग्रेस में थे। अब जबकि नतीजे लगभग कंफर्म होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं 5 सीटें बीजेपी जीत गई है जी, और 21 का जो आगे बढ़ने का बीजेपी का आंकड़ा है वो दिख रहा है हमें। तो निश्चित रूप से सिंधिया का कांग्रेस छोड़ना सही साबित हो गया, और कांग्रेस का नारा जो था गद्दार वाला वो जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जनता इस तरह के नारे पसंद नहीं करती है। आप जीत का जो अभी बढ़त का मार्जिन देख रहे हैं वो भी आप देखेंगे कि यही लोग जो कांग्रेस के टिकट पर मैदान में बिल्कुल आपने कहा कि जो गद्दार वाली बात, आज उनके जो बोर्ड है वो बढ़ा हुआ है थे, वो जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। मैं रवि साहब आपके पास यही सवाल लेकर आना चाहूंगा। आप लोगों ने भाई जोर शोर से ये मुद्दा उठाया, गद्दार बनाम खुददार, बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा, 15 साल बनाम 15 महीने। क्या लगता है आपको, कहां चूक हो गई आपसे? नहीं, देखिए, इसमें चूक की बात नहीं है। जो हकीकत थी वो कांग्रेस पार्टी ने बयान की। जहां तक गद्दार की बात है तो गद्दारी की। जिन लोगों को इस प्रदेश की जनता ने हाथ के पंजे पर मोहर लगा के जिताया, उनको आपने धन बल से खरीद के अपनी पार्टी में मिलाया और उनके दम पर आपने सरकार बनाई। आज चाहे ठीक है फैसला आ गया है, जनता जनार्दन का फैसला शिरोधार्य है, जनतंत्र में यही मर्यादा होती है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह गद्दारी नहीं थी कि आपने, जनता ने जिसने आपको हाथ के पंजे पर वोट दिया, और आज भारतीय जनता पार्टी इतनी फूल रही है, मैं तो उनसे सवाल करता हूं आप किस बात पे फूल रहे हो? ये जो जीते हैं ये कांग्रेस ही हैं। ठीक है, पहले हाथ के पंजे पे जीते थे, अब आपके कमल के फूल पे जीत गए, पर है तो ये कांग्रेस। यानी आप रवि जी आप ये कह रहे हैं कांग्रेस का, रवि जी आप ये कह रहे हैं, रवि जी आप ये कह रहे हैं, रवि जी आप ये कह रहे हैं आपकी भारतीय जनता पार्टी कहां गई? मेरी बात पूरी कर लेंगे, मेरी बात पूरी कर लेंगे, फिर आप बोलिए। आज भारतीय जनता पार्टी कहां गई? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहां गया? भारतीय जनता पार्टी का नेता कहां गया? वो तो खत्म हो गया। नहीं, आपने कहा कि वो 25 भले ही बीजेपी में चले गए, लेकिन वो हैं तो कांग्रेसी, तो लाभ तो बीजेपी को मिल रहा है ना सर। आपको क्या मिला? नहीं, मैंने आपको कहा जब आप अपनी पार्टी को समाप्त करने पे उतारू हो जाओ, आप जब अपनी पार्टी का कांग्रेसीकरण करना चाहते हो, तो कोई आदमी भी हाराकारी करना चाहता है, आत्महत्या करना चाहता है तो करे, उसमें हम क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कार्यकर्ता की हत्या करना चाहती है, अपने नेता की हत्या करना चाहती है, उसने अपने खून पसीने से इस 2 सीट की पार्टी को 300 सीट तक पहुंचाया। उसको अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप कीजिए। रवि जी ये बात आऊंगा आपके पास, ये बात आपको माननी पड़ेगी कि संगठनात्मक
संगठन स्तर पर जो आपका जो बिखराव था कहीं ना कहीं वो दिखा है और इसीलिए 25 के 25 चले गए बीजेपी में और उनको जनता ने कहीं ना कहीं स्वीकारना शुरू कर दिया है। आऊंगा, लौटूंगा, आप तीनों मेहमानों बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त एक बड़ी अपडेट छत्तीसगढ़ के मरवाई से, जहां पर मतगणना जारी है। 13वें राउंड की गिनती में कांग्रेस लगातार आगे है। कांग्रेस 13वें राउंड के बाद बीजेपी से आगे चल रही है। कांग्रेस के जो के ध्रुव हैं वो 22,851 मतों से आगे चल रहे हैं। निर्णायक बढ़त लगातार बनाए हुए हैं के ध्रुव साहब, और के ध्रुव को अब तक 51,336 वोट मिले। बीजेपी के डॉक्टर गंभीर सिंह को 28,485 वोट मिले। तो ये एकमात्र सीट छत्तीसगढ़ की मरवाही, जो कि जोगी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, जोगी कांग्रेस यहां से आउट है। तो ये बड़ा अपडेट वहां पर ये है। लगातार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं के ध्रुव, वो लगातार यहां से बढ़त बनाए हुए हैं। हमारे 3 खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम लगातार चर्चा के लिए चलेंगे। लेकिन ये जो खबर है छत्तीसगढ़ की, वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। एकमात्र सीट मरवाही पे हो रहे मतगणना के दौरान शुरुआती रुझान में कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय हैं। साय जी, क्या अनुमान है, क्या उम्मीद है? शुरुआती रुझान कांग्रेस के पक्ष में। देखिए, अभी तो शुरुआती है और 20 राउंड होने हैं और हमको पूरा विश्वास है जिस तरह से मरवाही में हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है और जिस तरह से वहाँ की जनता का आक्रोश छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति था, तो हमको लगता है कि निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस जीतती है तो उनके क्या समीकरण रहे होंगे जो जीत के दावे भी कर रही है और कह रही है कि वो जीतेंगे? देखिए, ये लोग सरकार में थे और इन्होंने साम दाम दंड भेद हर चीज़ का अख्तियार किया है। धन बल बाहुबल का प्रयोग वहाँ पर हुआ है। लोगों को प्रलोभन भी दिया गया है और जो जनप्रतिनिधि थे उनको धमकाया भी गया है कि हमारी सरकार है, अगर सरकार के खिलाफ में जाओगे तो तुम लोगों को देख लेंगे। और भारी वहाँ पर साड़ियाँ भले ही कांग्रेस के प्रत्याशी के ध्रुव 28,000 वोटों से आगे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बीजेपी नेता हैं लगातार ये जीत के दावे कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। अभी भी उम्मीद है उनको। देवव्रत भगत हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। देवव्रत, क्या माहौल है इस वक्त, क्या रुझानों में दिख रहा है? जी बिल्कुल, ये निर्णायक बढ़त ही कही जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। और एक अपडेट सबसे पहले मैं ये देना चाहूंगा कि 14वें राउंड की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है, जिसमें तकरीबन आपको बता दें कि 25,739 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी के ध्रुव आगे चल रहे हैं। बीजेपी के डॉक्टर गंभीर पीछे चल रहे हैं। और ये जो बढ़त है, ये शुरुआत से जो पहले राउंड से ही लगातार कांग्रेस कैंडिडेट यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। एक अहम बात यहां पर यह भी बताना चाहूंगा कि 15वें राउंड की भी गिनती लगभग पूरी होने वाली है और इसमें भी कांग्रेस प्रत्याशी आगे बढ़त बनाए हुए हैं। जिस तरह से कई समीकरणों की बात यहां पर की गई थी, जोगी वोट बैंक की बात यहां पर की गई थी, लेकिन वो वोट बैंक कांग्रेस के खाते में गया है। ये अब शायद जोगी कांग्रेस को और बीजेपी को मान लेना चाहिए, क्योंकि काफी सारी कोशिशें यहां पर बीजेपी और जोगी कांग्रेस की तरफ से की गई। अंतिम समय में अमित जोगी ने सीधे बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। उसके बाद भी नतीजे बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक नहीं रहे। एक तरफा जो कांग्रेस देवव्रत ऐसा कौन सा फैक्टर यहां पर काम कर रहा था? देवव्रत, ऐसा कौन सा फैक्टर यहां पर काम कर रहा था? क्या क्या मुद्दे रहे होंगे जो कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है? आप बता रहे हैं कि जोगी कांग्रेस का जो तमाम वोट है कांग्रेस को मिल रहा है, मिला हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि पिछले 20 सालों से मरवाही की जनता विकास खोज रही है। और क्योंकि भले ही ये जोगी का गढ़ रहा हो, जोगी परिवार इस बार चुनाव से बाहर है, लेकिन बावजूद जिस तरह से मरवाही का विकास होना था वो नहीं है। फिलहाल यहाँ की जमीनी जो समस्याएं हैं, शिक्षा, कुपोषण की समस्या, वो अब तक बनी हुई है। तो ऐसे में कोई परिवर्तन जो है यहाँ की जनता चाह रही थी। दूसरी ये भी बात कि प्रतिष्ठा का सवाल यहाँ पर कांग्रेस के लिए था, सत्ता पक्ष कांग्रेस से है और ऐसे में तमाम मंत्री यहां पर डेरा जमाए हुए थे। मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष यहां पर तकरीबन 13 दिन रहे हैं। तब ऐसे में पूरी ताकत यहां सत्ता पक्ष ने भी जो की है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी पूरी जोर आजमाइश की गई थी, लेकिन ये आजमाइश कोई काम नहीं आई। और फिलहाल जिस तरह के जो आंकड़े यहां पर आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में ही आ रहे हैं और ये बढ़त निर्णायक बढ़त की ओर ही है। हालांकि 21 राउंड में पूरी गिनती होनी है, लेकिन जो लीड अभी लगातार दिखाई दे रही है, बिल्कुल देवव्रत,
इससे ज्यादा भूपेश सरकार बनने के बाद ये तीसरा उपचुनाव है। चित्रकूट दंतेवाड़ा भी कांग्रेस जीत चुकी है और ये भी कहीं ना कहीं जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं जो आगे चल रहे हैं के ध्रुव साहब, ऐसे लग रहा है कि अब ये भी कांग्रेस की झोली में गई है सीट, लेकिन इसके इफेक्ट क्या होंगे आगे? जी बिल्कुल, ये सीधा सा मसला है यहाँ पर। कमरुद्दीन आपको बता दें कि जो ये चुनाव था ये इसलिए और ज्यादा दिलचस्प था क्योंकि इससे जोगी कांग्रेस का भी भविष्य तय होना था कि आने वाले समय में क्या जोगी कांग्रेस बीजेपी के साथ विलय कर लेती है या फिर इसी तरह से स्टैंड रहकर आने वाले चुनाव में अपना दमखम दिखाती है। जबकि अजीत जोगी फिलहाल नहीं है इस दुनिया में और उनके बेटे अमित जोगी फिलहाल कमान संभाले हुए हैं और ऐसे में चुनाव के ठीक पहले जब उनका नामांकन खारिज हो जाता है और वो बीजेपी को सपोर्ट दे देते हैं, तब सवाल ही नहीं उठता कि जोगी कांग्रेस कभी कांग्रेस में विलय होगी। लेकिन इतना जरूर है कि आखिरी समय में ये भी देखा गया कि जोगी कांग्रेस बिल्कुल, तो ये सीट भी अब कांग्रेस शिवराज साहब। और आप देखेंगे जहां हम जीत रहे हैं अधिकांश सीटों पे 40,000, 50,000, 35,000, 25,000 भारी बंपर वोट दिए और जहां हम पीछे हैं बिल्कुल मार्जिनल वोटों से एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। सर ऐसा क्या हो गया कि जो 15 महीने पहले ही बहुत 1,000-1,500 वोटों से जीते थे और फिर इसके बाद अब जब बीजेपी के बैनर से लड़े, देखिए तब भी कांग्रेस को वोट हमसे ज्यादा नहीं मिले थे। झूठे वादे करके कर्जा माफी के, बेरोजगारी भत्ता के तात्कालिक रूप से लाभ उठा के थोड़े बहुत वोटों से जीत गए थे। ओवरऑल वोट हमें ही ज्यादा मिले थे। लेकिन अब जनता ने 15 साल का जब शासन देखा, चारों तरफ भ्रष्टाचार, विकास के सारे काम ठप, मेरी सारी योजनाएं बंद कर दी गई, कोई वचन निभाया नहीं, वादा पूरा नहीं किया, हम पे घटिया आरोप लगाए गए, नंगा, भूखा, नालायक, कमीना तक बोल दिया लोगों ने, आइटम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। जनता इसको पसंद नहीं करती। ये जीत शालीनता की, विनम्रता की, विकास की, जन कल्याण की, जनता के आशीर्वाद की जीत है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनकी लोकप्रियता सर पे चढ़ के बोल रही लोगों का, उनका आशीर्वाद हमें था। और बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में, सुहास भगत जी के मार्गदर्शन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री ने, सारे कार्यकर्ताओं ने अनथक परिश्रम किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने भी खूब मेहनत की, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे, कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी, भूपेंद्र सिंह जी जो चुनाव के प्रबंधन का काम देख रहे थे, गोपाल जी, अरे पूरी टीम काम करती है हमारे यहाँ, पूरी टीम काम करती है, सबने मिलकर काम किया और उनके साथ साथ मैं भी काम कर रहा था। कांग्रेस आरोप लगाई, दिग्विजय सिंह ने अभी कहा है कि ये प्रशासन ने बीजेपी तरह काम किया है। अधिकारी कभी तो सही बोल दिया करो दिग्विजय जी। अब तो चुनाव परिणाम आ गए, पहले से ही भूमिका बनाना शुरू कर दी कि ये तो ईवीएम हैक हो जाएगी। पिछली बार आप 114 सीट जीत गए, तब ईवीएम नहीं थी। तो दिग्विजय तो कभी भी सच को सच कहते ही नहीं हैं। उनकी फितरत ही ऐसी है कि उनको कोई ना कोई बहाना बनाना है। सर आपको भी चुनाव कोरोना हुआ, फिर आप काफी उसके बाद भी लगातार आप मेहनत करते रहे। 84 से 85 आपने रैली, 10 रोड शो किए हैं, कहां से लाते इतनी एनर्जी? देखिए जनता मेरे लिए भगवान है। मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरे लिए भगवान है और जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। जनता की सेवा के लिए एनर्जी मिलती है, अपने आप ऊर्जा पैदा होती है। और इसलिए हमने केवल चुनाव में मेहनत नहीं की, सरकार चलाने में भी जितनी मेहनत की हमने, सारी जन कल्याण की योजनाएं फिर से चालू कर दी, विकास के काम फिर से चालू कर दिए। तो जो मेहनत सरकार चलाने में की, वही मेहनत चुनाव में की और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला। मैं जनता का हृदय से आभारी हूं और संकल्प है कि जी जान लगा देंगे हम अपनी जनता की बेहतरी के लिए, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर टेम्परेरी मुख्यमंत्री, ये सही बात है कि अब तो जनमत का ये आदेश है कि मैं ढंग से पूरे समय जो 3 साल बचे हैं सरकार चलाऊं। मैं जनता को प्रणाम करता हूं और ये वचन भी देता हूं कि कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। जनता की बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। सर आपको नंगा गया चुनाव के दौरान, रैली के दौरान कांग्रेस लीडर के द्वारा। अब मध्य प्रदेश में जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या रहेगा? क्योंकि उन्होंने तो संबल योजना फिर चालू कर दी हमने।
आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप गरीबी से मुक्ति का रोड मैप है। हम हर क्षेत्र में काम करेंगे। बाद में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे स्वरोजगार का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था ठीक करना हो, रोजगार के अवसर पैदा करना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चारों तरफ हम काम करेंगे। सर, बिहार में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई है, पहले से सुनिश्चित थी। हमें तो कभी भी ये नहीं लगा कि बिहार में एनडीए नहीं जीतेगा। अब कुछ लोग ख्याली पुलाव पका रहे थे, परिणाम आज सामने। प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, बिहार की एनडीए सरकार का, नीतीश जी के नेतृत्व में सुशासन, कार्यकर्ताओं का परिश्रम आज वहां जीत रहा है। तो जीत का श्रेय सीधे सीधे कार्यकर्ताओं को दे रहे थे और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय जी कभी तो सच बोल लिया करें, यह कहते हुए नजर आए। हालांकि लगातार बीजेपी रुझानों में बढ़त बनाए हुए 5 सीटें बीजेपी के झोली में जा चुकी हैं और निर्णायक बढ़त पर भी लगातार बीजेपी बनी हुई है कई सीटों पर। और इस वक्त बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही चर्चित चेहरा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत नरोत्तम मिश्रा साहब आपका न्यूज 18 पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका। कमरुद्दीन बात कर रहा हूं सर। नरोत्तम जी, 5 सीटों पर आपने जीत हासिल की है, 14 सीटों पर रुझानों में आप आगे चल रहे हैं। जो कुछ हो रहा है, ऐसा क्या फैक्टर रहा कि जनता ने आपको स्वीकार किया सर? जनता की सेवा, प्रदेश का विकास, सच्चे मन से और ईमानदारी से, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, जैसे थे जो थे सामने थे जनता के। न कोई कर्जा माफी का हमने धोखा दिया, न वादा किया। जो कहा वो करके दिया। 10,000 रुपया, 6,000 उनके, 10,000 अपने, 4,000 मिला के डाल दिए। ये काम था 70 लाख लोगों के खाते में। जनता ने विश्वास किया। 36 लाख लोगों को बीपीएल पर्ची के बिना राशन कार्ड पहुंचा दिया, बीपीएल कार्ड के बिना। ये काम था 7 महीने का, उधर 15 महीने का था। एक गरीब को राशन नहीं जी, एक किसान का काम नहीं, धोखा अलग। इन्होंने कहा नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया और एक भी नौकरी नहीं निकाली। मैं गृह मंत्री हूं, मैंने अपने विभाग की 4,000 से ऊपर कांस्टेबल की नौकरी 4 महीने में निकाल दी। भाई काम देखती है। आप क्या कर रहे थे? आप कह रहे थे बिकाऊ टिकाऊ। ये कोई चुनाव के मुद्दे होते हैं बिकाऊ टिकाऊ? काम बताते आपने 15 महीने में क्या किया। बोले गरीब है, भूखा नंगा मुख्यमंत्री है, पैरों की धूल नहीं है मुख्यमंत्री, आइटम है, टंचमाल है। ये ना चुनाव के मुद्दे होना चाहिए क्या? और जनता ने इसको अस्वीकार किया और इनको सबक सिखा दिया, रिएक्शन में वोट दिया। बिल्कुल। तो आप इसे कह रहे हैं विकास के पैमाने पर हम लोगों को वोट मिल रहा है? निश्चित रूप से हमने किया है जी। हमने सेवा की, लोगों की ईमानदारी से की, मनसा वाचा कर्मणा की। 15 साल हो गए सरकार को। हमारी 15 साल के बाद भी जब चुनाव हुए थे तो वोट हमें ज्यादा मिले थे, 4-5 सीटें इन्हें ज्यादा मिली थी, लेकिन बहुमत नहीं मिला था इन्हें। अल्पमत की सरकार थी, अपना घर नहीं संभाल पाए, अपनी पार्टी नहीं संभाल पाए, अपना परिवार नहीं संभाल पाए और दोष हम पे देने चल दिए जी। इल्जाम किसी और के सर आए, ऐसा तो मत करो। अच्छा नरोत्तम जी, एक चीज ये समझ में आ रही मुझे, जो क्योंकि ग्वालियर चंबल का जो इलाका था वहां पर 16 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उसमें लगातार, हालांकि ग्वालियर का जो इलाका है आप उसमें आगे चल रहे हैं, लेकिन सर मैं देख रहा हूं कि जो चंबल का इलाका है खासतौर से मुरैना और भिंड, उसमें उतना नहीं मिल पा रहा है जैसे कि अभी रुझान आ रहे हैं, जैसा आप लोग सोच रहे थे। इस पे आपकी टिप्पणी? नहीं, मुरैना में कमोबेश इस तरह के परिणाम वातावरण से देखने से लगते थे, लेकिन जो हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम सुधार भी करेंगे और विचार भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे, एक एक सीट की समीक्षा करेंगे जी। ऐसा नहीं है कि हम कोई मुरैना की जनता को छोड़ देंगे या वो कर देंगे। हमारे लिए तो सभी पूरे हैं और हमारे लिए सबका सम्मान है।
जो जीत हुई है, खासतौर से अभी की बात करें तो श्रेय किसको जाता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष को, माननीय सुहास जी भगत को, माननीय माधव ज्योतिरादित्य जी सिंधिया को, नरेंद्र सिंह तोमर को। जी, तो अब जो सिंधिया जी का दबदबा कहा जाता है, उनका दबदबा था क्योंकि 22 आए थे विधायक, उनको उन्होंने टिकट भी दिलवाया, मंत्री भी बनवाया, तो क्या उनका जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी में कायम रहने वाला है? आगे भी भविष्य उनका बहुत उज्जवल है। ये शब्द सामयिक नहीं है पार्टी में। दबदबा शब्द सामयिक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और उस परिवार में सब हम एक हैं। संगठन पूरी ताकत से चुनाव लड़ता है और सभी लोग हम एक हैं। हम में और उनमें अंतर न कीजिए, कृपा करिए। अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति होगी? क्योंकि ये तो हो गया कि आप लोग जीत रहे हैं, अब 2023 का भी उपचुनाव आने वाला है। जो भी चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। कांग्रेस हाशिए पे है और अगले विधानसभा चुनाव में कोई मोर्चा आएगा, कांग्रेस पार्टी नहीं आएगी, थर्ड फ्रंट आएगा कोई चुनाव लड़ने। कांग्रेस अब लगभग समाप्ति की ओर है। ये डूबता जहाज है, रसातल की ओर जा रहा है। मैंने पहले भी कहता था तो लोग अहंकार कहते थे, अब परिणाम देख के भी आप कह रहे हो जी। मैंने पहले भी जब ये सरकार में आए थे तब कहा था कि ये सरकार नहीं चलेगी, और मैं आज भी कह रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी जब सरकार में आई तो इन्होंने बहुत नुकसान किया। तो आप मानते हैं कि जो कमलनाथ का मैनेजमेंट था नरोत्तम जी, वो कहीं ना कहीं फेल हो गया, जो बिकाऊ बनाम टिकाऊ लेकर वो चल रहे थे, वो चले गया, वक्त कम था उनके पास। आपको बता दें जो लगातार अब नतीजे देख रहे हैं, वक्त उनके पास कम था और जो बातें उन्होंने कही, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बातें कही हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ये विकास की जीत है, जनता के विश्वास की जीत है, और जो ये चुनाव है विकास को लोगों ने चुना, शिवराज सिंह सरकार की जीत है। और उन्होंने तमाम लोगों को श्रेय दिया, वीडी शर्मा, नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, तमाम लोग इसको क्योंकि बहुत सारी मेहनत की गई थी, यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता जुटे हुए थे, कई सारी सभाएं की गई, रोड शो किए गए, तो सबसे तेज नतीजे। और जो अभी तक का अपडेट यह है कि 5 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, 14 पर रुझानों में बीजेपी लगातार आगे है। सबसे तेज नतीजे के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 वक्त। एक छोटे से ब्रेक का।